अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। महात्मा गांधी कहते थे कि ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती है, ये अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा की उत्पादकता रही करीब 74%। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सहित 18 विधेयक किए गए पारित। राज्यसभा से पास हुए 17 विधेयक, करीब 79% की रही उत्पादकता। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हुए आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए 3 नए विधेयक। प्रधानमंत्री ने कहा, नए आपराधिक न्याय विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक। गृह मंत्री अमित शाह बोले, नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से तारीख पे तारीख युग का अंत सुनिश्चित। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर दिया गया है जोर। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा से पास हुआ दूर संचार विधेयक 2023। लोकसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 हुआ पास। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत विरोधियों पर तत्काल एक्शन ले कनाडा सरकार। आतंकवादियों और भारत विरोधी गतिविधियों को दिए गए स्थान को बताया मुख्य मुद्दा। कतर की जेल में बंद नौसेना के पूर्व अधिकारियों से भारतीय राजदूतों के मिलने की दी जानकारी। और भारत ने 78 रन से जीता निर्णायक मुकाबला। 6 साल के बाद साउथ अफ्रीका में फतेह की सीरीज। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की बैठक गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही 74% कामयाब रही। वहीं राज्यसभा की उत्पादकता 79% रही। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक शीतकालीन सत्र की निर्धारित अवधि से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन वक्तव्य में कहा कि सदन ने 14 बैठकों में 18 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। उन्होंने बताया कि इस दौरान 12 नए विधेयक संसद में पेश भी किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही 74% कामयाब रही। 61 घंटे और 50 मिनट तक काम हुआ। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान 55 तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया। नियम 377 के तहत कुल 265 मामले लिए गए। अब हम 17वीं लोकसभा के 14वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र का आरंभ 4 दिसंबर 2023 को हुआ था। इस सत्र में हमने 14 बैठकें की जो 61 घंटे 50 मिनट तक चली। सत्र के दौरान कुल 12 सरकारी विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किए गए। सत्र के दौरान कुल 18 सरकारी विधेयक लोकसभा में चर्चा के बाद पारित किए गए। सभा द्वारा पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस तरीके से हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, दूरसंचार विधेयक 2023। सत्र के दौरान 12 दिसंबर 2023 को वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की पूरक मांगे तथा वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की एक्सेस मांगों पर मतदान द्वारा उन्हें पारित किया गया। सत्र के दौरान
कुल 55 तारांकित प्रश्न पूछे गए। सत्र के दौरान नियम 377 के अधीन कुल 265 मामले उठाए गए। शून्यकाल के दौरान कुल 182 मामले उठाए गए। सत्र के दौरान लोकसभा विभागों से संबद्ध स्थायी समिति के 35 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। इस सत्र के दौरान निर्देश 73 के अधीन सभा में 33 वक्तव्य दिए गए। इसके अतिरिक्त माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी एक वक्तव्य दिया गया। सत्र के दौरान प्रश्नों में शुद्धि करने वाले 2 वक्तव्य सदन की पटल पर रखे गए। सत्र के दौरान कुल 1930 पत्रों को सदन पर सभा पटल पर रखा गया। लोकसभा के इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 74% रही। माननीय सदस्यगण दिनांक 18 दिसंबर 2023 को श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां के संसदीय शिष्टमंडल का सभा ने स्वागत किया। उन्होंने सभा में विशिष्ट जगह बैठकर सभा की कार्रवाई भी देखी। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल माननीय मेरे साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री जी का, विभिन्न दलों के नेताओं का और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पर मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में समर्थ एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूं। सत्र के समापन पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सत्र के दौरान सदन ने महत्वपूर्ण काम निपटाए। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान कुल 17 विधेयक पारित किए गए। इनमें जम्मू कश्मीर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और 3 आपराधिक कानून विधेयक शामिल हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के अनुसार उच्च सदन की कुल उत्पादकता 79% रही। सदन ने 14 बैठकों के दौरान 65 घंटे तक काम किया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के 2300 से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर दिया। इस दौरान 4300 से ज्यादा कागजात सदन पटल पर रखे गए। Honorable members, today we have come to the conclusion of the 262nd session of Rajya Sabha. During the course of the session, we have successfully undertaken significant legislative activities with informed and insightful debate. A total of 17 bills, including important path-breaking bills related to Jammu and Kashmir, appointment of election commissioners, the post office bill, the telecommunications bill, and the 3 bills, namely Bharatiya Sakshya Bill, Bharatiya Nyay Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, were passed during this session. These 3 bills unshackled colonial legacy of criminal jurisprudence that was hurtful to the citizens of the country and favoring alien rulers. After the historic step of abolition of Article 370 and provision of 1/3 reservation for women in Parliament and state legislatures, the House afforded the benefit of the same to the people of Jammu and Kashmir through the bills passed during the session. The Post Office Bill revamped the old colonial structure to set up the stage for fulfillment of the aspirations of the people of the country. These bills represented the spirit of Panch Pran that would lay a firm foundation for Bharat's Amrit Kal. We were able to transact business for 65 hours during the 14 sittings and addressed over 2,300 questions from Treasury and the opposition benches. During the period, over 4,300 papers were laid on the table. I am pained to state that nearly 22 hours were lost due to avoidable disruptions, adversely impacting our overall productivity, and finally stood at 90
79%. Weaponizing disruption and disturbance as a political strategy doesn't resonate with our constitutional obligation of keeping the interest of the people at large above any other political considerations. Honorable members, in line with our progressive initiatives of previous sessions in this session as well, we have ensured that our esteemed lady members would continue to represent 50% of the panel of vice chairpersons and the table of the House. I thank each and every member of the panel for their effective contribution in handling the session. During the course of the session, interns from various institutions from Andaman, Kerala, Rajasthan, Ladakh, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh had the benefit to observe the functioning of Rajya Sabha. It was a part of our effort to establish a link with younger generations of this country whose future invariably rests with our constitutional obligations inside this chamber. Let me conclude by expressing my deep sense of gratitude to the Honorable Deputy Chairman, Sri Harivansh-ji, whose guidance, experience, eloquence, and expertise had helped to conduct the proceedings of the House smoothly. My thanks also to Secretary General and his entire team of officers who have ensured seamless functioning of this session with utmost dedication. I wish each and every one of you Merry Christmas and a Happy New Year 2024. I am sure I am not alone in expecting 2024 will be a different year. संसद में 3 आपराधिक कानून विधेयक गुरुवार को पारित हो गए। राज्यसभा ने इन तीनों विधेयकों को मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही स्वीकृति दे चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होना भारत के इतिहास में ऐतिहासिक क्षण है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक काल की समाप्ति और जनसेवा और कल्याण के नए युग की शुरुआत के प्रतीक हैं। इन विधेयकों को इनके सुधार के प्रति भारत की वचनबद्धता का प्रमाण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे हमारी न्याय, नीति और जांच प्रणालियों में नए युग की शुरुआत होगी, जिसमें प्रौद्योगिकी और फॉरेंसिक विज्ञान पर बल दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये विधेयक हमारे समाज के निर्धन, सीमांत और कमजोर वर्गों के लिए संरक्षा सुनिश्चित करेंगे। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानून आपराधिक न्याय प्रणाली में नए युग की शुरुआत करेंगे। इन तीनों विधेयकों में एफआईआर से लेकर केस डायरी, आरोप पत्र और फैसले तक की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल रूप में करने का प्रावधान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों विधेयकों को राज्यसभा में प्रस्तुत किया। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा के बृजलाल ने तीनों विधेयकों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया। उन्होंने इन तीनों विधेयकों को ऐतिहासिक बताया और समय की मांग बताया। चर्चा में भाग लेते हुए बीजू जनता दल के सुजीत कुमार ने कहा कि संसदीय स्थायी समिति के कई प्रावधानों को नए विधेयकों में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने विधेयकों का समर्थन करते हुए कहा कि ये औपनिवेशिक काल के निशान को समाप्त करेगा। वहीं वाईएसआर कांग्रेस के एस निरंजन रेड्डी ने भी विधेयकों का समर्थन किया। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश शासन की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि इनका उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन की सुरक्षा करना था, क्योंकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए इनमें कोई प्रावधान नहीं था। गृह मंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से तारीख पर तारीख देने की बजाय 3 वर्ष के अंदर त्वरित न्याय देना सुनिश्चित होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन विधेयकों के लागू होने से एफआईआर से लेकर फैसले तक की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। वो कहते हैं कि नए कानून की जरूरत क्या है, उनको स्वराज का मतलब ही मालूम नहीं है। स्वराज का मतलब स्वशासन से नहीं होता है। स्व शब्द सिर्फ शासन से जुड़ा हुआ नहीं है। स्वराज मतलब स्वधर्म को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व भाषा को आगे बढ़ाए वो स्वराज है,
स्व संस्कृति को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, और वो स्व शासन को जो प्रस्तापित करे वो स्वराज है। गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी थी, गांधी जी ने स्वराज की लड़ाई लड़ी थी। और आज तक आप 75 साल में से करीब करीब 60 साल तक सत्ता में बैठे स्व को जागरूक करने का काम नहीं किया। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की महान आत्मा को, स्व को जागरूक करने का काम किया है, और वो ही आज भारत के उत्थान का कारण बना है। मान्यवर, लोकतंत्र में बैलेंस ऑफ वर्क की एक टर्म्स को बहुत महत्व दिया जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली जो अभी हमारे देश के अंदर काम कर रही है, उसमें ये बैलेंस बिगड़ गया था, और हमने इसके अंदर बैलेंस ऑफ वर्क का बहुत बारीकी से ध्यान रखा है। आतंकवाद के मुद्दे पर गृहमंत्री ने कहा कि पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली में आतंकवाद को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि इन नए कानूनों में पहली बार संगठित अपराध को भी परिभाषित किया गया है। आजादी के 75 साल तक और 4 दशक से आतंकवाद का दंश झेलने के बाद इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों के अंदर आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड आतंकवाद का परिचय कराते हुए टेररिज्म की डेफिनेशन को इसके अंदर शामिल किया है। मान्यवर, जो पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस कानून से राज्यद्रोह अब देशद्रोह के अंदर बदल गया है। राज्य के शासन की रक्षा के लिए एक जमाना था जब ब्रिटिश ताज का इस देश के अंदर शासन था। मान्यवर, रानी के खिलाफ कोई आवाज नहीं कर सकता, फांसी पे चढ़ा दिए जाए। महात्मा गांधी हो, तिलक महाराज हो, वीर सावरकर हो, वो राजद्रोह के कानून में कई साल जेल में रखे, और आपने भी इसका उपयोग बखूबी किया। इमरजेंसी के अंदर ढेर सारे लोगों को जेल में डाल दिया, ढेर सारे विपक्ष के नेताओं। मान्यवर, हमने राजद्रोह के अंग्रेजी कंसेप्ट को समाप्त कर दिया है। शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है इस देश के अंदर। अब वाणी स्वतंत्रता का अधिकार भी है और लोकतंत्र है। मगर गृहमंत्री ने कहा कि इन कानूनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए कानून के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र की महिला से दुष्कर्म करने पर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कैद या मृत्यु तक कारावास में रहने का प्रावधान किया गया है। मान्यवर, महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध है उसके लिए भी हमने ढेर सारे नए कठोर कानून बने हैं। इसका फाइन ट्यूनिंग इसके साथ लिया है। नाबालिग महिलाओं की व्याख्या में 18 साल के बाद वो कम आयु की महिला डाल दिया है, जो पहले 15 साल था। वयस्क महिला के गैंग रेप को भी आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। 18 वर्ष की कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार के लिए हमने फांसी की सजा की है। नाबालिग महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए भी फांसी की सजा की है, और धोखे से यौन संबंध बनाने या विवाह करने के व्यक्तियों को लिए भी कठोर दंड का हमने प्रावधान किया गया है। मान्यवर, हमने ढेर सारे काम करे हैं। इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने का भी काम किया है, और सबसे बड़ा जो प्रोविजन किया है 113(1) में हमने टेररिज्म की डेफिनेशन दी है, आतंकवाद की व्याख्या। कल लोकसभा में कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका दुरुपयोग होगा। भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि देश का संसद टेररिज्म के खिलाफ कठोर कानून बना रहा है, तो मेरे मन में भला क्यों भय जागे? मेरी तो सुरक्षा होगी अगर मुझे टेररिज्म नहीं फैलाना है तो। भय किसके मन में जागेगा मान्यवर? किसके मन में जागेगा भाई? कराने वालों के मन में जागेगा। मगर मैं आश्वस्त करता हूं मान्यवर देश की जनता को, इसका दुरुपयोग होने की हमने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। पूरा सोच विचार करके इसको लेके आए हैं। 3 आपराधिक कानूनों पर विधेयक के अलावा संसद ने दूरसंचार विधेयक 2023 भी पारित कर दिया है।
राज्यसभा ने गुरुवार को कुछ संशोधनों के साथ विधेयक का अनुमोदन किया। लोकसभा इसे बुधवार को ही पारित कर चुकी है। इसका लक्ष्य सेवाओं और नेटवर्क सहित दूरसंचार क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार लाना है। विधेयक में दूरसंचार सेवाओं के विकास, विस्तार और प्रचालन संबंधी कानून में संशोधन करते हुए इसे मजबूती प्रदान करने के उपाय किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसका लक्ष्य दूरसंचार क्षेत्र में बदलाव लाना है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 3000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री रामचंद्र एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। वे वंदे भारत समेत 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनसभा हवाई अड्डे के पास मैदान में होगी। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए भेदभाव की कोई भावना नहीं है। यूके बेस्ड फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत करते हुए अल्पसंख्यकों के भविष्य के सवाल पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने भारत में पारसियों की आर्थिक कामयाबी पर प्रकाश डाला और कहा कि वो भारत में खुशी से रह रहे हैं और समृद्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पारसियों का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया भर में उत्पीड़न झेलने के बाद उन्हें भारत में सुरक्षित आश्रय मिला, जहां वे खुशी से रह रहे हैं और समृद्ध हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है। पारसी समुदाय को भारत में रहने वाले धार्मिक रूप से सूक्ष्म अल्पसंख्यकों में गिना जाता है, क्योंकि इनकी आबादी बेहद कम है। जस्टिन ट्रूडो के एक साक्षात्कार में दिए नए बयान के बाद भारत ने कहा है कि भारत को भी आशा है कि कनाडा भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि कनाडा के भारत का मुख्य मुद्दा वहां सक्रिय भारत विरोधी ताकतों को दी जाने वाली छूट का है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत को भी उम्मीद है कि कनाडा अलगाववादियों और भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अरिंदम बागची का ये बयान तब आया है जब बुधवार को एक साक्षात्कार में कहा गया कि जब से अमेरिका ने भारत सरकार के एक कर्मचारी पर अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश रचने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है, तभी से भारत के रुख में बदलाव आया है। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा पर भी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये मामला अपीलीय अदालत में है। कतर की अपीलीय अदालत में इस मामले में 3 बार सुनवाई हो चुकी है। इस बीच दोहा में हमारे राजदूत को 3 दिसंबर को सभी 8 लोगों से मिलने के लिए काउंसुलर स्तर की सहायता मिली थी। भारत ने गुरुवार को कहा कि उसने इजराइल के साथ उस देश में फिलिस्तीनी मजदूरों की जगह भारतीय श्रमिकों को लेने की संभावना पर कोई चर्चा नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत के बाद एक इजरायली रीडआउट में कहा गया कि दोनों नेताओं ने भारत से इजरायल राज्य में विदेशी श्रमिकों के आगमन को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में स्पष्ट किया कि भारतीय संसद में जो कहा गया वो कायम है। लंबित मामलों को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में 52,191 मामलों का निपटारा किया है। इसमें तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले को मंजूरी और समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले ऐतिहासिक फैसले शामिल हैं। शीर्ष अदालत द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक निपटाए गए मामलों की संख्या इसकी रजिस्ट्री में दाखिल किए गए 49,191 से ठीक 3,000 अधिक है। ये आंकड़े 1 जनवरी 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक के हैं।
52,191 मामलों में 45,642 मिसलेनियस मैटर हैं और लगभग 6,549 रेगुलर मैटर शामिल हैं। सुप्रभात में अब बात करते हैं खेल जगत की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुरुवार को 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला पार्ल के बोलैंड पार्क में खेला गया। भारत ने अफ्रीका को 78 रन से हराकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 296 रन बनाए। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने 108 रन की शतकीय पारी खेली। संजू ने वनडे करियर का पहला शतक जमाया और तिलक वर्मा ने 52 रन की पारी खेली। दोनों के बीच 116 रन की साझेदारी हुई। वहीं रिंकू ने 38 रन बनाए। जवाब में 297 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 218 रन बनाकर सिमट गई। टोनी डी जॉर्जी ने सर्वाधिक 81 रन बनाए। भारतीय टीम ने आखिरी बार अफ्रीकी सरजमी पर विराट कोहली की कप्तानी में साल 2018 में पहली वनडे सीरीज जीती थी। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 22 दिसंबर साल 1887 को श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरोड में हुआ। वे महान भारतीय गणितज्ञ थे। उनका नाम आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञों में शामिल है। उन्होंने महज 32 साल के जीवन काल में पूरी दुनिया को गणित के अनेक सूत्र और सिद्धांत दिए। हाल ही में उनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयोग किया गया। उनकी जयंती पर हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर साल 1851 को ब्रिटिश काल में बनी भारत की पहली रेलवे लाइन और भाप के इंजन का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। इस रेल ने उत्तराखंड के रुड़की से पिरानकलियर के बीच करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस इंजन की रफ्तार 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि इसका सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग न होने के कारण देश की पहली रेल अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच चली पैसेंजर रेल को माना गया। 22 दिसंबर साल 2010 को अमेरिकी सेना में समलैंगिकों की सेवाओं को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सेना में समलैंगिकों की सेवाओं के संबंध में डोंट आस्क डोंट टेल नीति को निरस्त करने के लिए नए कानून पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले साल 1993 में लागू हुए डोंट आस्क डोंट टेल कानून के चलते समलैंगिक सैनिकों को अपनी लैंगिकता छिपाने को मजबूर होना पड़ता था और उनके समलैंगिक होने की बात सामने आने पर उन्हें सेना से निकाल दिया जाता था।